ओके, सो दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 33। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया उसको थोड़ा सा एक रिवाइजन की तरह अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सो रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पहली चीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या ये चीज़ पढ़ी थी हमने? हाँ सर। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने का एक शॉर्ट तरीका बताया था मैंने। क्या? लेट्स से आपसे क्यूब रूट्स ना पूछ के कुछ भी पूछा जा रहा है, तो z की पावर n इक्वल्स टू, अगर आपको 1 दे दिया, इन दैट केस z इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 की पावर 1/n। और 1 को आप क्या लिख सकते हो? e की पावर 1 को आप लिख सकते हो e की पावर 1 इक्वल्स टू e की पावर आयोटा 2n पाई। सो इन दैट केस आपके पास जितने भी आपको रूट्स चाहिए, सो अगर मैं इसको m लिख दूं, e की पावर आयोटा 2m पाई डिवाइडेड बाई n। सो डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यूज ऑफ m यू कैन फाइंड आउट ऑल द रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी, तो क्यूब रूट्स की अपन ने प्रॉपर्टीज में एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ। क्या है? हमारे पास 3 रूट्स होते हैं, 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों का अगर मैं सम बताऊँ आपको, तो वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके होगा? 0 के। और इनका जो प्रोडक्ट होगा, सो दिस इज सम एंड प्रोडक्ट, वो कितना होगा सर? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। सो ये सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। फिर बाद में कुछ सवाल किए थे, इसके एक अच्छा सवाल भी किया था। सो वो सारी सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए आज किसी का नया लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है, तो वो जाके वो लास्ट लेक्चर देख सकता है, सारी चीज़ें कवर करा रखी है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की स्टार्ट हमने करी थी पहले नॉर्मल, जो हमारा रियल स्पेस के अंदर लाइन इंटीग्रल होता है उसको पढ़ के। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, उसके बेसिस के ऊपर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैसे होगा उसको डिस्कस किया था। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था? एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है, अलोंग एनी कर्व। तो ये कैसे डिफाइन होता है? एफ ऑफ जेड को अपन लिखते हैं यू प्लस आयोटा वी, और डी जेड को अपन क्या लिखते हैं? डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो जब इसको सॉल्व किया तो अपने पास क्या आया? यू डी एक्स माइनस वी डी वाई का इंटीग्रेशन प्लस आयोटा वी डी एक्स प्लस यू डी वाई का इंटीग्रेशन। क्या ये चीजें आई थी? अच्छा, अब मान लीजिए ये तो किसी कर्व के अलोंग है। मैं आपको बोलूं कि आपका कर्व मान लीजिए यहां से यहां तक गया, ए टू बी। तो दिस इज योर ए टू बी C1 कर्व। अगर मैं कहूं कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसका मतलब ऐसे गया और वापस आके इसी जगह पे आ गया, तो इन दैट केस आपका जो इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल, वो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, और इस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को हम बोलते हैं कॉन्टूर इंटीग्रल। दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर इंटीग्रल। जस्ट सम टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि अपन ये क्लोज इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइन इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले कुछ चीज़ें प्री रिक्वेसाइट जो आगे हम पढ़ेंगे उसके लिए, तो वो प्री रिक्वेसाइट आपकी कंप्लीट करा देते हैं। कुछ होमवर्क दिया था शायद मैंने आपको, एक बार देख लेते हैं। एक होमवर्क वाला सवाल था, ये वाला हो गया था डिस्कस। ये होमवर्क वाला सवाल हो गया था सभी से? कुछ लोगों का आंसर आया हुआ है शायद, है ना? 8+3 समथिंग कुछ आया था, किसी का आंसर तो आया था, ये याद है शायद किसी ने तो एग्जाम। सूरज, 8 - 3 आयोटा अपॉन में 3। चलो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, z बार यानी z का कंजुगेट, x प्लस आयोटा y का कंजुगेट क्या होगा? x माइनस आयोटा y। ठीक है, यहाँ पे अपन को क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, मतलब x माइनस आयोटा y का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई। तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा 2xy। यहाँ से u मेरा ये हो गया और v मेरा ये हो गया। आपको क्या करना है? इसका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन निकालना है। सो लेट मी, क्या मैं यहाँ से पेपर
पर ऐड कर सकता हूँ क्या? ठीक है। सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy ब्रैकेट dx प्लस आयोटा dy। ठीक है जी। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 प्लस आयोटा। इज इट राइट? और कर्व क्या है? y बराबर x/2। ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये dx के साथ मल्टीप्लाई होगा। उससे पहले आप क्या काम कर सकते हो? सारे को x या y के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप dy बराबर क्या लिख सकते हो? dx/2 एंड y बराबर आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे? x/2। तो आपने सब्सटीट्यूट किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 आयोटा x इंटू x/2। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से बचा 3x² बाई 4। यहाँ से क्या बचा? माइनस का आयोटा एक्स स्क्वायर। और बाहर क्या है आपके पास? dx प्लस आयोटा dy/2, सॉरी dy। ठीक है। अब dy की वैल्यू रखोगे यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास क्या आ गया? ये dx/2। तो dx प्लस आयोटा dx/2। तो यहाँ से अगर मैं dx कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ से अगर मैंने मेरी वैल्यूज़ क्या क्या है? एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन लिया, अंदर बचा 3/4 माइनस क्या है? आयोटा। और इधर से मैंने क्या कॉमन लिया? dx। अंदर क्या बचा? 1 प्लस आयोटा/2 राइट। और यहाँ क्या आ गया? dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक। 0 to 2। चलो फाइंड आउट करते हैं। सो जो वैल्यूज कांस्टेंट है इनको तो साइड में रख दो। 3/4 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस प्लस आयोटा/2। और जब आपने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो वो आया x³ बाई 3, लिमिट 0 से 2 तक। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना आ गया? 3/4 प्लस 3/8 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 1/2। और यहाँ से क्या निकल गया? यहाँ 8/3। सो यहाँ से ये हो गया आपके पास 3/4 और 1/2, यानी हाफ और 1/4, 5/4 राइट। सो दिस इज योर 5/4। और यहाँ से ये कितना बचेगा? माइनस का 5/8 आयोटा। ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई होगा 8/3 से। सो ये कितना हो गया? अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 10/3 माइनस 5/3 आयोटा। क्या ये आ रहा है? देख लेते हैं एक बार वापस से क्रॉस चेक करके, कहीं अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है। एक बार देख लीजिए आप भी, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो। सो सूरज का आ रहा था 8 माइनस 3 आयोटा/3 और हमारे आ रहा है 10 माइनस 5 आयोटा/3। देख लेता हूँ एक बार, मैं देख लेता हूँ एक बार, आप भी अपनी कैलकुलेशन देख लीजिएगा। सो हमारा फंक्शन है ये मोड z x माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा x। ये सही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा 2xy। कर्व क्या दे रखा है? y बराबर x/2, dy बराबर dx/2। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ से 3x स्क्वायर बाई 4 आ गया। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन आएगा क्या? माइनस का साइन क्यों आएगा? ठीक है। प्लस 2 आयोटा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। हियर शुड बी प्लस साइन। यहाँ पे प्लस साइन है। इधर क्या है? dx प्लस आयोटा dy। तो dy की जगह dx/2 रखा। यहाँ से आपने कॉमन लिया 3/4 प्लस आयोटा, 3/4 प्लस आयोटा। और यहाँ पे आपके पास क्या बचा? 1 प्लस आयोटा/2। वेरी गुड। तो ये 3/4 प्लस आयोटा है। अब आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 प्लस 3/8 आयोटा प्लस आयोटा एंड माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 3/4 माइनस 1/2 अपने पास क्या आ गया? 1/4। ये आपके पास आ गया 1/4। वेरी गुड। और यहाँ से आपके पास वैल्यू हो गई कितनी?
8 और 3 11, इसमें भी कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? 8 और 3 11, और ये प्लस के साइन के साथ, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई है 2/3 एंड 11/3, 11/3, ठीक है। तो आपका आंसर आया है 2 - 11 i/3। सो ये आना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा अब आपने कैलकुलेशन, ठीक है जी। तो ये आपका होमवर्क वाला सवाल हो गया। अब बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। सो आज सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रीजन के बारे में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वापस अपनी जो पिछली यादें थी, जहाँ अपन ने क्या पढ़ा था, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कुछ क्वालिटीज पढ़ी थी, एनालिटिसिटी। सो एनालिटिसिटी मतलब क्या है कि आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट ऑल पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर भी और उसके पूरे रीजन के अंदर भी। सो आपका जो ऑर्गन प्लेन होता है और आपका जो भी फंक्शन होता है, वो फंक्शन किसी डोमेन डी के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। डी डोमेन के अंदर डिफाइन है, मतलब जेड की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, ये मिला के मेरा एक डोमेन बनाती है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जेड, ठीक है। सो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जेड मिलके मेरा एक डोमेन बनाती है। और आप क्या करते हो, आप एक कर्व ड्रॉ करते हो और उसके अलोंग इसको क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। सो आपका जो कर्व है, मान लीजिए आपने एक कर्व ड्रॉ किया, क्लोज कर्व कुछ इस तरीके से, और आपके इस क्लोज कर्व के अंदर जो कि आपको डोमेन की जितनी भी जेड वैल्यूज हैं, अगर वो सारी जेड वैल्यूज आपके इस डोमेन वाले कर्व के अंदर लाई कर रही है, इन दैट केस ये जो कर्व है आपका वो कहलाता है सिंपली कनेक्टेड रीजन, सिंपली कनेक्टेड कर्व। और ये जो रीजन कवर अप कर रहा है दैट इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, दिस इज आवर सिंपली कनेक्टेड रीजन। दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो है जिसके अंदर आपके पास एक से ज्यादा कनेक्टेड रीजन हो इसी डोमेन के अंदर। एक आपका डोमेन ये रहा और एक ये रहा, मतलब एक से ज्यादा अगर सिंपली कनेक्टेड रीजन है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब डिपेंडिंग ऑन योर फंक्शन, आपके फंक्शन के ऊपर और किन किन वैल्यूज पे आपका फंक्शन डिफाइन है, एनालिटिक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रीजन है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो मान लीजिए आपके पास दो रीजन है, एक रीजन ये रहा C1 और एक ये रीजन रहा C2, ठीक है। तो C1 और C2 ये दो आपके पास क्या होगा, रीजन हो गए। तो एक से ज्यादा सिंपली कनेक्टेड रीजन है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। अब अगर मान लीजिए इस रीजन में आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले रीजन को हटाना पड़ेगा। अब हटाओगे कैसे, यहां पे आप क्या करोगे, एक छोटा सा ब्रेक करोगे। यहां पे आपने क्या किया, एक छोटा सा ब्रेक किया, और ब्रेक करके क्या करोगे, आप इन दोनों रीजन को मिला दोगे, क्योंकि एट द एंड आपका डोमेन वही रहना चाहिए जिसके अंदर z की सभी वैल्यू पे आपका फंक्शन एनालिटिक हो। तो आपने क्या किया, इस रीजन को काट दिया और इसको बाहर निकाल दिया। तो अगर आप देखोगे अब, तो आपका रीजन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जाके ऐसे इस रीजन को बाहर निकाल दिया, इस रीजन को यहां से निकाल के, और ये आपका रीजन हो गया। सो अगेन दिस इज कॉल्ड ओवर सिंपली कनेक्टेड रीजन, दिस इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड रीजन। क्या चीज है, वापस से एक बार समराइज करता हूं, वापस इनको अच्छे शब्दों की मालाओं में पिरोता हूं। देखो, आपके पास पहली चीज है, आपके पास रीजन। रीजन
आखिर आ क्यों रहे हैं? रीजन आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ जेड जो है वो जेड की कुछ वैल्यू पे डिफाइन होता है, कुछ वैल्यूज पे डिफाइन होता है, और जिन वैल्यूज पे डिफाइन होता है वो सारी जेड वैल्यूज मिलके मेरे को एक डोमेन देती है। अब ये डोमेन ऑर्गन प्लेन के अंदर किसी एरिया को कवर अप करेगा। तो मान लीजिए ये आपका ऑर्गन प्लेन है और आपकी जितनी भी जेड वैल्यूज है, मान लीजिए ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इन जेड वैल्यूज के अंदर आपका फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज आपके फंक्शन के अंदर डिफाइन हो रही है। तो इसको कवर अप करने वाला जो भी कर्व होगा, इसको कवर अप करने वाला जो भी कर्व होगा, दैट कर्व इज कॉल्ड और नॉन एज सिंपली कनेक्टेड रीजन। सिंपली कनेक्टेड कर्व कह सकते हो, और इसके द्वारा जो कवर अप किया हुआ रीजन है दैट इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड रीजन, C1। ठीक है। दूसरी चीज, मान लीजिए आपके पास दो दो रीजन है, आपको दो रीजन के अंदर डिवाइड किया है इसको, एक डोमेन ये रहा, एक डोमेन ये रहा, D1 D2। तो इस केस में क्या होगा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए यहां से यहां तक के लिए डिफाइन है, फिर उसके बाद यहां से यहां तक के लिए डिफाइन है, तो दो रीजन हो गए, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2। तो आपके पास दो रीजन हो गए, तो एक से ज्यादा आपके सिंपली कनेक्टेड कर्व्स हो गए। इन दैट केस दिस इज कॉल्ड मल्टी कनेक्टेड रीजन। ठीक है। अब मान लीजिए एक सिनेरियो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि एक के अंदर एक बन जाए, ये भी क्या है, आपका मल्टीपल कनेक्टेड रीजन है। ठीक है। अब एक और केस समझिएगा, एक और केस यह है कि अगर आपने दो बनाए, ये बना दिया, इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा निकला या फिर एक छोटा सा रीजन ऐसा निकला जहां पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस केस में आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, इसके आसपास एक और सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाएंगे, बट इस रीजन के अंदर तो आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस रीजन को थोड़ा सा कट मारा और बाहर वाले को भी कट मारा और कट मार के इन दोनों को मिला दिया। इस तरीके से मिलाना है कि इनके बीच में गैप बहुत माइन्यूट सा हो। मुझे कौन से रीजन से मतलब नहीं है, इस वाले से मुझे ये वाला गायब करना है। तो मुझे गायब करते हुए मेरा सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक कट लगाया, कट लगा के इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया। अब जो मेरा रीजन बना है ये वाला, अगेन ये वाला क्या बन गया, सिंपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है। तो इस तरीके से हम रीजन्स की कटिंग करेंगे ताकि उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर हमारा फंक्शन क्या मिले, हमको डिफाइंड मिले। और अगर डिफाइंड मिलेगा तो हम आगे चीज़ें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। क्या बात समझ में आई? सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन क्या होता है। मल्टीपल कनेक्टेड रीजन को आप सिंपली कनेक्टेड रीजन में कैसे बना सकते हो, बाय कटिंग, कटिंग द एजेस आप मल्टीपल कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डेफिनेशन लिखिएगा, तो डेफिनेशन से आपको थोड़ा सा याद रहेगा आखिर अपन क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो डेफिनेशन लिखिए, सबसे पहली डेफिनेशन, सिंपल कनेक्टेड रीजन। क्या होता है सिंपल कनेक्टेड रीजन आपके पास, ए कनेक्टेड रीजन, ए कनेक्टेड रीजन इज सेड टू बी simply connected, simply connected if all the points, if all the points, all the interior points of closed curve, of closed curve C1 draw in the region D
क्या है, ए कनेक्टेड रीजन इज सेड टू बी सिंपली कनेक्टेड इफ ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द क्लोज कर्व C1 ड्रॉन इन द रीजन D आर द पॉइंट्स ऑफ डोमेन D। क्या है सर, ए कनेक्टेड रीजन इज सेड टू बी सिंपली कनेक्टेड if all the interior points of the closed curve, all the interior points of the closed curve C1, all the interior points of the closed curve drawn in the region D are the points of domain D। वो हमारे क्या है, डोमेन D के सारे पॉइंट्स है। अगर ऐसा हो रहा है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड रीजन। दूसरी बात आती है मल्टी कनेक्टेड रीजन। मल्टी कनेक्टेड रीजन, अभी ज़्यादा परेशान मत होना, इन डेफिनेशन को लेकर ज़्यादा परेशान मत होना, आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो उससे पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। दूसरी बात है मल्टी कनेक्टेड रीजन। मल्टी कनेक्टेड रीजन इज बाउंडेड बाय मोर देन वन कर्व्स। एग्जाम्पल के लिए आप डायग्राम बना सकते हो, दिस C1 और एक ये भी C2, ये एक ऑर्गन प्लेन में। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर भी हो, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन C1 C2। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब नोट डाल के लिखिएगा, क्या सर, वी कैन कन्वर्ट ए मल्टी कनेक्टेड रीजन इनटू इसमें सिंपल कनेक्टेड रीजन में। कैसे, बाय कटिंग रीजन बाय सम कट्स। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए आप ये ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास ये दो कनेक्टेड रीजन है, ठीक है, एक की डायरेक्शन कुछ ऐसी है C1 और एक की डायरेक्शन कुछ ऐसी है C2। तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, ये है आपका मल्टी कनेक्टेड रीजन MCR, और इसको आपको कन्वर्ट करना है SCR में। तो क्या करोगे, कट लगाओगे बीच में, यहाँ से आपने एक कट करा और यहाँ से आपने एक कट किया। तो जैसे ही कट किया तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे कट करने के बाद में एक छोटी सी स्पेस बन गई, और यहाँ से आपने इसको कट किया तो ये यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस बन गई। तो इनको आपने मिला दिया कटिंग एजेस को, और डायरेक्शन कैसी है, C2 इधर ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, C1 ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा और अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे C1 C2 भी लिखना चाहो तो ठीक है, वरना आप सिर्फ C भी लिख सकते हो, क्योंकि अब ये दो कर्व न रखे एक कर्व हो गया है। तो दिस इज योर C। ठीक है, सो ये बात हो गई अपने पास सिंपल कनेक्टेड रीजन और मल्टी कनेक्टेड रीजन के बारे में। एक और बात होती है सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है सर, z की एक वैल्यू के लिए आपके पास, z की एक वैल्यू के लिए आपके पास एक ही वैल्यू आ रही है। आपने पढ़ा होगा बचपन के अंदर, अगर मान लीजिए ये आपका डोमेन है और ये आपका परिसर है, ये आपका प्रांत है, ये आपका परिसर है, दिस इज वैल्यू ऑफ fz, दिस इज वैल्यू ऑफ z। सो z से fz के अंदर सिर्फ एक ही बन रहा है, मतलब हर पर्टिकुलर z के लिए यूनिक वैल्यू ऑफ fz एग्जिस्ट कर रही है। इन दैट केस द फंक्शन इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। बट अगर ऐसा हो कि z की दो वैल्यू के लिए या फिर सिंगल z की एक वैल्यू के लिए आपके पास दो वैल्यू ऑफ f ऑफ z आ रही है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सिंगल वैल्यूड फंक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, f ऑफ z इक्वल्स टू z स्क्वायर, और मल्टीपल वैल्यूड के मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए क्या हो सकता है, z की पावर 1/2। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी
सिंपल कनेक्टेड रीजन, मल्टी कनेक्टेड रीजन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अब बात करते हैं एक और टॉपिक विच इज जीरोस, जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन। जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या है, आपका कोई सा भी एनालिटिक फंक्शन होगा उसकी वैल्यू जीरो कब होगी। बेसिकली आपसे क्या पूछा है, लेट्स से आपके पास एक फंक्शन दे दिया एफ जेड, जेड स्क्वायर -3z+2, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर कब होगी, मतलब इसके रूट्स। तो आप क्या करोगे, z -2z प्लस -z+2 इनके रूट्स निकाले आपने, तो आपके पास क्या आया, z-2 और z-1। तो z=2 एंड z=1 आर द रूट्स, और यू कैन से जीरोस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अपन जीरोस ऑफ फंक्शन, या फिर इसको रूट्स भी बोल सकते हैं। बट रूट्स सुनने में अजीब लगता है, रूट्स अपन किन के लिए निकालते हैं, पॉलिनोमियल्स के लिए। बट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके लिए भी आप क्या निकाल सकते हो, जीरोस निकाल सकते हो। जीरोस बेसिकली क्या है, दोज वैल्यूज ऑफ z फॉर विच our function goes zero. These values are called zeros of an analytic function. जैसे एक एग्जांपल देता हूं, cos z, आपके पास ये एक फंक्शन है। अब आप कहोगे इसके भी आप रूट्स निकालिए, तो रूट्स तो कुछ होता ही नहीं है। आप रूट्स जो निकालते हो, रूट्स जो डिफाइन करते हो, दैट आर फॉर पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे ऐसे फंक्शन के लिए आप जीरोस बोलना ज़्यादा सही लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है cos z, मान लीजिए z आपके पास रियल वैल्यू ही है, तो उसके लिए आप कैसे निकालते हो, z का फंक्शन कैसा होता है, इस तरीके का। तो z की किस वैल्यू के लिए आपका cos z जीरो होगा, जीरो के लिए, और ये π/2 जीरो के लिए थोड़ी ना होगा, π/2 के लिए, 3π/2 के लिए, 5π/2 के लिए, 7π/2 के लिए, है ना। सो मैं क्या लिख सकता हूं कि z=2n ± π/2, इसकी भी वैल्यू प्लस माइनस कर सकते हो। इन वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन विल गोज टू जीरो, हेंस these values are called zeros। ठीक है जी, एक बार नोट डाउन कीजिए फटाफट से। अभी तक अपनी प्री रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, अब जंप करते हैं इंटीग्रेशन में। सबसे पहली चीज अपन पढ़ेंगे एक थ्योरम जिसका नाम है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। बहुत आसान सी थ्योरम है, पहले स्टेटमेंट लिखाऊंगा फिर समझाऊंगा कि आखिर कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहना क्या चाहती है। सो हेडिंग डालिए कॉची इंटीग्रल थ्योरम। क्या है सर, इफ ए फंक्शन f of z is analytic and its derivative f of z and its derivative f prime of z is continuous at all points inside the simple connected region curve C, then closed या फिर कंटूर इंटीग्रल f of z dz is equals to 0 always। क्या है सर, एक बार वापस से इस थ्योरम को रीड आउट कीजिए। क्या बोल रहा है, इफ ए फंक्शन f of z इज एनालिटिक, एनालिटिक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए,
फर्स्ट इज सी आर इक्वेशन, सेकेंड इज डी यू बाई डी एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स, del u by del y, del v by del x, and del v by del y. These should be continuous. These are the sufficient condition for analytic function. ठीक है, अब अगर आपका फंक्शन f of z एनालिटिक है and its derivative f prime z is continuous, आपका f prime z क्या है, continuous है at all points inside simple connected region. तो आपका सिंपल कनेक्टेड रीजन मान लीजिए ये है, तो इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट्स के ऊपर, पहली चीज तो फंक्शन एनालिटिक है, दूसरी चीज फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूअस है. इन दैट केस कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. इससे आपके बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे इजीली, एकदम चुटकियों में सवाल होंगे. तो पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार. तो लिखिएगा प्रूफ क्या है सर, आपके पास कंटूर इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड है. तो एफ ऑफ जेड को आप क्या लिख सकते हो, यू प्लस आयोटा वी, और डी जेड को आप क्या लिख सकते हो, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई लिख सकते हैं. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या बनेगा, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई बनेगा, प्लस आयोटा वी डी एक्स प्लस यू डी वाई. ठीक है, क्लोज इंटीग्रल. अब अगर आप ध्यान से देखोगे, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हुए एक फॉर्मेट पढ़ा था, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, एग्जैक्ट वाला, याद है किसी को? क्या होता था, इसको अपन कैसे लिख सकते थे, सरफेस इंटीग्रल डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई. क्या पढ़ा था ऐसा, ग्रीन्स थ्योरम. लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया था, याद है? तो क्या यहाँ पे, सिंस यहाँ पर भी क्या है, कंटूर इंटीग्रेशन है, क्लोज कर्व है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हो. तो यहाँ पे आपका u क्या है, अब p माइनस v क्या है आपका q. सो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म. तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म. ठीक है, तो इस टर्म का अगर अपन मैं सॉल्यूशन करूं तो वो क्या आएगा सर, u dx माइनस v dy कैन बी रिटन एज डेल q यानी माइनस v बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई p यानी u. तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास माइनस डेल v बाई डेल एक्स माइनस डेल u बाई डेल y बन गया. ठीक है, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म. अब सेकंड वाली टर्म को देखते हैं. इसके अंदर p ये रहा, q ये रहा. तो ये तो सिंपली आप लिख सकते हो, सेकंड टर्म क्या होगी सर, सेकंड टर्म विल बी डेल u बाई डेल एक्स माइनस, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिए, सही है, इसका x के रेस्पेक्ट में, इसका y के रेस्पेक्ट. ठीक है, डेल u बाई डेल एक्स माइनस डेल v बाई डेल y, और इंटीग्रेशन क्या है, dx dy. तो ये दो टर्म बनी आपके पास. तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन f ऑफ z डी जेड क्लोज इंटीग्रल क्या बन गया सर, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डेल यू बाई डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा डेल यू बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई. क्या ये बन गया? अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक. एनालिटिक बोलते ही ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा, सी आर कंडीशन को फॉलो करेगा. सी आर कंडीशन क्या होती है सर, डेल यू बाई डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड
डेल वी बाई डेल एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई। ये वैल्यूज इसमें पुट करो और देखो क्या आ रहा है। सो मैंने जैसे ही डेल यू बाई डेल एक्स को डेल वी बाई डेल वाई पुट किया, मतलब ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो। और जैसे ही डेल वी बाई डेल एक्स को माइनस डेल यू बाई डेल वाई पुट किया तो ये वाली टर्म प्लस हो गई, और ये प्लस और माइनस करके ये भी क्या हो गया, जीरो। सो ये इंटीग्रेशन क्या आ गया, जीरो। सो एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक and f prime of z should be continuous. This is your CR theorem, CI theorem. बात समझ में आई? कैसे प्रूफ किया, समझ में आया? एक बार देखो वापस से, स्टेप बाय स्टेप वापस से देखो और एनालाइज करो कि आखिर कैसे अपन ने इसको जीरो प्रूफ किया है। आज फाइनली हमारे एग्जाम भी खत्म हो गए, बड़ा अच्छा लगता है। देख लो, मतलब मैं दो टाइप की लाइफ जी रहा हूँ, एक किसी को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ और एक खुद एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस होगा? नोट कीजिए फटाफट से। अब इसके ऊपर इसके ऊपर बेसिस अपने कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। डन, चलो ये बातें हो गई। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, इफ याद रखने वाली बातें। समरी कर देता हूँ फटाफट से। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन योर region and f prime of z is continuous in your region, then contour integration of f of z dz along c is equals to 0. अब लेट्स से अगर ये आगे वाली बात है, एक्सटेंशन वर्जन ऑफ कोची इंटीग्रल थ्योरम। लेट्स से अगर आपके सिंपली कनेक्टेड रीजन के अंदर कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है। आपको याद होगा अपन ने कुछ सवाल किए थे ऐसे, याद है? log z आपने किया होगा। log z एनालिटिक है या नहीं है? तब अपन को पता चला था कि ये एनालिटिक है, बट z इक्वल्स टू 0 को छोड़ के। इसका मतलब z इक्वल्स टू 0 के ऊपर ये एनालिटिक नहीं है, तो z इक्वल्स टू 0 के ऊपर ये थ्योरम नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब क्या हम log z की इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, CIT। वो हम पढ़ाएंगे। पहले कॉची इंटीग्रल थ्योरम को पढ़ते हैं। हमारा अभी क्या मेन मोटो है कि हमारे इस रीजन के अंदर सारे पॉइंट क्या है, एनालिटिक फंक्शन वाले पॉइंट्स हैं। कोई सा भी इसमें कोई पोल नहीं है। पोल मतलब क्या? पोल मतलब वो पॉइंट जिस पे आपका फंक्शन डाइवर्ज कर जाए या फिर एनालिटिक ना हो, उसे बोलते हैं पोल। लिख लीजिएगा, पोल वेयर और फंक्शन गेट डाइवर्ज। ठीक है, तो ये हो गई पोल वाली बात। बट CIT थ्योरम के अंदर, कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अंदर आपके कोई सा भी पोल नहीं आता है, सारे पॉइंट डिफाइन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, एक सवाल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। आपका सवाल क्या दे रखा है?
इंटीग्रेशन करना है आपको, क्लोज्ड इंटीग्रेशन 3z² प्लस 2z प्लस 1 अपॉन में z प्लस में 1 dz। इसकी वैल्यू क्या होगी? वेयर c इज द सर्कल mod z इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहले तो इस कर्व को ड्रॉ कीजिए आप। ये आपका ऑर्गन प्लेन, इस ऑर्गन प्लेन में आपको z इक्वल्स टू 1/2 ये सर्कल ड्रॉ करना है। मतलब अगर ये आपका 1 है तो हाफ का होगा यहाँ पे, तो हाफ को कवर अप करते हुआ एक सर्कल बनाना है। ये बना दिया। इस सर्कल के अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट पर आपका फंक्शन एनालिटिक है, इन दैट केस आपका एफ ऑफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा? 0 बाय CIT। क्या ये चीज समझ में आई जो मैंने बोली? क्या बोला सर, एक बार वापस से रिपीट कीजिए। इफ आपके कर्व के अंदर, आपके सिंपली कनेक्टेड कर्व के अंदर जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स पे आपका फंक्शन डिफाइन है, एनालिटिक है और डाइवर्ज नहीं कर रहा है, इन दैट केस इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा? 0। अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन किस जगह पे डाइवर्ज कर रहा है। तो आप डाइवर्ज कराने के लिए कौन होता है जिम्मेदार? डिनोमिनेटर। तो z प्लस 1 जब 0 के बराबर हो गया तो ये क्या बन जाएगी? 1/0 वाली कंडीशन। ये तो क्या होती है? अनडिफाइंड कंडीशन होती है। इसका मतलब z इक्वल्स टू -1 मेरा क्या है? पोल। अब आपको चेक करना है कि क्या ये पोल मेरे रीजन के अंदर आ रहा है, ये मेरी अड़चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखते हैं z इक्वल्स टू -1 क्या है, कहाँ आएगा? ये तो आ गया +1, ये आ गया -1। तो -1 तो मेरे कनेक्टेड रीजन से तो बाहर है। ये क्या है? मेरे रीजन से बाहर है, तो मुझे मतलब ही नहीं है तुझसे। मुझे तो मेरे रीजन को देखना है। अगर मेरे रीजन में तू, मेरे सामने, मेरे रास्ते में अगर तू अड़चन नहीं डाल रहा है तो मुझे तुझसे मतलब नहीं है। मेरा आंसर क्या जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या है? ये CIT जोन। और इतना बड़ा सवाल जिसको आपको इंटीग्रेट भी नहीं करना था, सिर्फ लॉजिक दिमाग के अंदर, सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपके रीजन में कोई सा भी पोल नहीं आ रहा है तो आपका इंटीग्रल 0, खत्म का, सोचना ही नहीं है। दूसरी बात, थोड़ा गया 100% का 20% आपके दिमाग में गया जो मैं डालना चाहता हूँ। डन, मेरा काम हो गया। एक और सवाल देखिए, अब बाकी का 80% भी डालता हूँ। इंटीग्रेशन z² प्लस 4 डिवाइडेड बाई z² प्लस 2z प्लस 5 क्या होगा? रीजन आपको दे रखा है mod z प्लस में 1 इक्वल्स टू 1, ऐसा? ठीक है, करके देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? ड्रॉ सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो आपने ऑर्गन प्लेन में है, इस ऑर्गन प्लेन के अंदर आपको ड्रॉ करना है z प्लस में 1 इक्वल्स टू 1। सर्कल की इक्वेशन है, इसका ओरिजिन कहाँ है? 1 -1 कोमा 0 पे। तो -1 कोमा 0 कहाँ होगा? यहाँ पे। और इसकी रेडियस कितनी है? 1। मतलब आपका सर्कल बनेगा कुछ ऐसा। क्या सही बात है? इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूं मैं। अरे ये तो बहुत समस्या वाली बात है। अच्छा ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या है? सिंपली कनेक्टेड रीजन है। दिस इज योर सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब आपको क्या चेक करना है कि आपके डिनोमिनेटर में जो आ रहे हैं पोल्स, क्या वो इस रीजन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो z² प्लस 2z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो z इक्वल्स टू, आप इसको क्या करना है, इसके पोल निकालना है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² मतलब 4 माइनस 4 पंजो 20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आया -1 प्लस -2 आयोटा। क्या ये आया? 16, 4 2 से डिवाइड किया
प्लस माइनस टू आयोटा। अब -1 प्लस माइनस टू आयोटा आखिर कहाँ आएगा? तो ये -1 प्लस टू आयोटा, यहाँ तक 1 और ये आपके एक पॉइंट रहा, तो -1 और 2 आयोटा। एक और पॉइंट कहाँ होगा? नीचे, -1 और -2। अगेन आपको दिख रहा होगा ये दोनों पॉइंट मेरे रीजन से बाहर है। अगर आप मेरे रास्ते में नहीं आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं हो जाऊंगा 0। आंसर क्या? 0। क्या 10% और गया दिमाग में? टोटल कितना हो गया? 30%। अभी और रुकिए, पूरा 100% करा के ही भेजूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e की पावर -z अपॉन में z प्लस में 1 dz क्या होगा? वेयर c इज अलोंग मॉड z इक्वल्स टू 1/2। ऑप्शन है आपके पास 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन डी है 0। अब लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने बैठेंगे, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। पहला काम क्या? ऑर्गन प्लेन बनाओ, फिर सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाओ। z इक्वल्स टू 1/2, अगर ये 1 है तो ये हाफ होगा, हाफ ये रहा। अगर आपके पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, जो भी आपका पोल है, इसका पोल क्या है? पोल है -1। क्या -1 आपके रीजन में आ रहा है? ये हो गया 1, ये हो गया -1। आप तो बाहर हो, आप तो अंदर हो ही नहीं, आप मेरे रास्ते में आ ही नहीं रहे। इसका मतलब आंसर क्या? 0। ऑप्शन डी, दिस इज PYQ। एक और करेंगे, 40% हो गया होगा अब तो, ठीक है। अब सीधा 20% और इंक्रीमेंट कराता हूँ आपका। इंटीग्रेशन 2z² प्लस 5 अपॉन z प्लस 2 की पावर 3 अपॉन z² प्लस 4 dz where c is the square with vertices 8। वर्टिसेस दे रखी 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 2 आयोटा। पहला काम क्या? पहला काम क्या? ऑर्गन प्लेन के ऊपर आपका रीजन बनाइए। तो आप पहले तो इनको ड्रॉ कीजिए। 1 प्लस आयोटा मतलब x में 1 y में 1, इस पॉइंट के ऊपर 2 1, x में 2 y में 1, 2 2 आयोटा, 2 2 आयोटा, 1 2 आयोटा। तो ये रहा आपका रीजन। अब इस रीजन में आपके पोल्स के बारे में देखिए। तो यहाँ पे आपका लिख रखा है z प्लस 2, मतलब z इक्वल्स टू -2 इज माई पोल, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा? z² प्लस में 4 इक्वल्स टू 0, मतलब z इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। इज इट? हाँ, z इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। नहीं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो 2 आयोटा, हाँ सही है, z इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ से अगर आप कहोगे तो आपके पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहे हैं? एक तो आ रहा है -2 पे, तो -2 कहाँ होगा? इस जगह पे। एक पोल ये रहा, दूसरा पोल कहाँ रहा? 2 आयोटा, मतलब नीचे। एक ये रहा -2 आयोटा, ये आपका -2, और एक और पोल कहाँ आया? 2 आयोटा। क्या ये तीनों पॉइंट आपके सिंपली कनेक्टेड रीजन से बाहर है? बाहर है, इसका मतलब आंसर क्या? 0। इंक्रीमेंट विथ 40%। फिलहाल हमारे दिमागी क्षमता 80%। क्या समझ में आया जो आज मैं समझाना चाह रहा था आपको? CIT थ्योरम का वैल्यू समझ में आई होगी आपको। इतने भारी भारी इंटीग्रेशन भी आप चुटकियों में सॉल्व कर दे रहे हो। ध्यान क्या रखना है?
पहली चीज़, आपको ऑर्गन प्लेन पे सिंपली कनेक्टेड रीजन बनाना आना चाहिए। अगर आपकी रीजन के अंदर वो सारे पोल नहीं आ रहे, इन दैट केस आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी आपका पोल आ जाए तो उस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो पे अटेंशन ऑन दिस, इसको अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। आगे के एक सवाल इसी के ऊपर होंगे जब अपन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ क्या पढ़ेंगे, CIT थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ CI, और हम जंप करेंगे अब कहाँ पे, रेजिड्यू इंटीग्रल। तो नेक्स्ट क्लास और भी मज़ेदार होने वाली है। तो आज की क्लास में जो भी अपन ने पढ़ा है उसके सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी हैं सारे लगा दीजिए। और मैं कुछ आपको सवाल दे दूं क्या, वैसे मोस्ट ऑफ द सवाल मैंने करा दिया आपको। ठीक है, ये सवाल लीजिए, इंटीग्रेशन e⁻z अपॉन में z, बट ये वाले तो एक्सटेंडेड वर्जन के छोड़िए। आज मैंने जो कराए उन्हीं को ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे अच्छे सवाल आना स्टार्ट होंगे, फिर मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और ये सी ही बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे। अभी मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स चल रहा है, नेक्स्ट कोर्स होगा जो मैकेनिक्स का होगा, क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही है। सो क्लासिकल मैकेनिक्स नेक्स्ट कोर्स होने वाला है हमारा, और इस कोर्स के ख़त्म होते ही वो नेक्स्ट कोर्स चालू हो जाएगा। सो ये फ्री कोर्स है, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। जेस्ट, TFR और IIT JAM तीनों की तैयारी हो रही है आपकी इससे। डेली का 1 घंटा देना है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन करी है वो अपनी अटेंडेंस लगा दें कमेंट सेक्शन में जाके, और आपका कुछ डाउट है तो आप उसके अंदर डाल दीजिएगा, मैं उसको रीड आउट करके नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।